हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोटबुक आईएएस। तो चलिए फिर से हम लोग गांधी जी को पढ़ेंगे। जो बचा हुआ उनका मूवमेंट है उनको जानेंगे। तो आज की हिस्ट्री क्लास में हम लोग गांधी एरा का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग गांधी जी के बारे में जाने, उनके जन्म से रिलेटेड चीज़ें देखें, कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखें, उनकी दक्षिण अफ्रीका का यात्रा देखें, उनकी भारत की यात्रा के दौरान हम लोग जाने हैं कैसे कैसे चंपारण सत्याग्रह होता है, कैसे कैसे अहमदाबाद, खेड़ा, उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट आता है, फिर जालियांवाला बाग होता है, फिर असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है तैयार हो जाती है। तो आज की क्लासेस में हम लोग असहयोग से यानी 1920 से पढ़ेंगे और देखते हैं गांधी जी का कहाँ तक का सफ़र हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे असहयोग आंदोलन। तो कल की क्लास में जैसे हम लोग देखे कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उस पे हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया था। जब हंटर कमीशन का रिपोर्ट आता है तो गांधी जी जो हैं इससे असंतोषजनक स्थिति मतलब गांधी जी में असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक गांधी जी के मन में ब्रिटिशर्स के प्रति जो संवेदनशील स्थिति मन में थी। ब्रिटिशर्स को ये जान रहे थे कि अभी तक इन्हें लग रहा था कि ब्रिटिशर्स भारतीयों का उपेक्षा नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे हम इन्हें मना लेंगे, जिसके अंतर्गत आप देखिएगा कि भर भर कर सेना में भर्ती के लिए युवकों से आह्वान किया जाता है, जिस क्रम में गांधी जी को भर्ती करने वाले एजेंट या सार्जेंट के रूप में भी भारत में नाम मिल जाता है। तो जब हंटर कमीशन की रिपोर्ट आती है, इससे नाखुश जो गांधी जी जो हैं ना, ये जो कैसर हिंद की उपाधि त्याग देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो नाइटहुड की उपाधि अपना त्याग देते हैं। तो आगे इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो है पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है और यहाँ से स्टार्ट होता है गांधी जी का असहयोग आंदोलन। कब? 1920 में। तो चलिए जानते हैं असहयोग आंदोलन के बाद। तो गांधी जी जो है हंटर आयोग के जब कमीशन का जो रिपोर्ट आता है जिसमें डायर को बस दोषी मुक्त मानकर कि हाँ ये दोषी है और सिर्फ पद से हटा दिया जाता है। इतना जब अंग्रेजों के द्वारा इतनी कम सज़ा जब डायर को मिलती है तो गांधी जी को लग जाता है कि ब्रिटिशर्स अपने जो अधिकारी हैं उसको भारतीयों पर किए गए कृत्यों के लिए अधिक दंडनीय जो है सज़ा नहीं दे पाएंगे। तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया है और असहयोग आंदोलन के द्वारा अगस्त 1920 में आप देखिएगा कि असहयोग आंदोलन की जो है शुरुआत होती है। यह गांधी जी का भारत में जो है सबसे बड़ा आंदोलन में से एक है। उस समय गांधी जी कांग्रेस के अगस्त में हुए अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है उसमें गए थे और इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिए थे, जिसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकार लिया जाता है। तो पूछता है क्वेश्चन बार बार कि कौन से अधिवेशन के द्वारा, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जिसमें जो है असहयोग आंदोलन को स्वीकारा जाता है। तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो है उसमें असहयोग को स्वीकार किया जाता है। ठीक है, परंतु बाद में जो है उसी वर्ष नागपुर में जो दिसंबर में आयोजित किया गया था उसमें इस असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई थी। प्रारंभ में जिन नेताओं ने इस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया था उनमें से चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट इत्यादि थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इनफैक्ट आईएएस से लेकर पीसीएस वनडे में भी पूछ चुका है कि कौन कौन से लीडर थे जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो कौन कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे, मोतीलाल नेहरू जी थे और एनी बेसेंट थी। ठीक है, बाद में जो है चित्तरंजन दास, आप देखिएगा, मोतीलाल नेहरू इस आंदोलन को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन एनी बेसेंट जो है इसे मूर्खतापूर्ण विरोध का संज्ञा देती हैं। तो फिर एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और हो सकता है क्वेश्चन आए या फिर पहले भी पूछा गया है कि किसके द्वारा असहयोग आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा गया है, या मूर्खतापूर्ण विरोध कौन से आंदोलन का नाम दिया जाता है? तो असहयोग आंदोलन का। किसके द्वारा दिया गया था? तो एनी बेसेंट जी का। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक?
फिर हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो है यह आंदोलन बहुत बड़ा हो जाता है और भारत के कई बड़े नेता इसमें जुड़ने लगे हैं। यह आंदोलन सफल होता दिख रहा था, लेकिन इस आंदोलन के बीच में एक ऐसी घटना होती है जो गांधी जी द्वारा यह आंदोलन वापस लेने पे विवश, गांधी जी जो घटना हुई इससे गांधी जी विवश हो गए आंदोलन वापस लेने के लिए। कौन सी घटना हुई? चौरा चौरी कांड। तो पूछता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा कांड हुआ था या क्या घटना घटी थी जिससे असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया था। तो चौरा चौरी कांड का जो है घटना, इसके बारे में पहले हम लोग जान लें। कब हुआ था चौरा चौरी कांड? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी जो है कांड होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है चौरा चौरी कांड कहाँ होता है? यूपी के गोरखपुर में। कब? 5 फरवरी 1922 को। यूपी पीसीएस स्पेशल, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को वहाँ के ग्रामीण ने वहाँ के पुलिस थाने में थानेदार को 21 सिपाहियों के साथ जो है बंद कर देते हैं। गोरखपुर के जो ग्रामीण लोग हैं वे वहाँ के पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पे जो पुलिस रहते हैं उनको थाने में बंद करके बाहर से लॉक लगा देते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। और इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखा और इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। तो जब चूंकि गांधी जी को अहिंसा का पुजारी माना जाता है और जब चौरा चौरी कांड होती है तो गांधी जी ये चीज़ देखते हैं कि ये सही नहीं है। जब ग्रामीण जो है जालियांवाला बाग से हताहत हुए ग्रामीण जो थे यूपी में क्या करते हैं कि एक थाने में कुछ जो पुलिस और उनके अधिकारी रहते हैं उनको बाहर से बंद करके आग लगा देते हैं, जिनमें उन पुलिस अधिकारी और पुलिस की मौत हो जाती है। और गांधी जी इसे हिंसात्मक देखते हुए असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की जाती है। लेकिन असहयोग आंदोलन जो है उसके समाप्त करने के फैसले से भारतीय नेताओं ने बहुत ही गांधी जी का आलोचना किया था। उन नेताओं में कौन थे जो गांधी जी की आलोचना करते हैं असहयोग आंदोलन वापस लेने पे? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी हैं। इन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय संकट कहा था। इसके साथ कई जो नेता हैं, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की जो है आलोचना करते हैं। तो जब गांधी जी असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लेते हैं 11 फरवरी को, तो आप देखिएगा कि इसके क्रम में भारतीय नेता लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू जी और जो आप सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं और चित्तरंजन दास जी ये सब गांधी जी का ये जो रास्ता है इसकी कड़ी निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो है सही डिसीजन नहीं है। इस डिसीजन में ये लोग साथ नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी गांधी जी सबके बावजूद भी वापस लिए और अपने जो डिसीजन है उस पर अडिग रहे। गांधी जी का ये असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकता था, लेकिन इसके वापिस ले लेने से यह पहलू अधूरा रह जाता है, क्योंकि गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट था, कहा जाता है इतना देशव्यापी आंदोलन हो गया था ये कि अगर गांधी जी अड़े रह जाते तो शायद आज़ादी उस टाइम ही मिल जाती। लेकिन आज़ादी की जर्नी जो है आप देखिएगा कि 27 साल लेट हो जाता है। ठीक है, जिसके चक्कर में भारत के कुछ राजनेताओं ने गांधी जी की इस डिसीजन का जो है कड़ा पुरजोर विरोध करते हुए आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके पीछे गांधी जी का क्या तर्क था? गांधी जी कह रहे थे कि नहीं, अगर मैं जो है इस डिसीजन को वापस नहीं लूँगा तो घटनाएं और भी हिंसात्मक होती दिखेंगी। एक तरफ यूपी में यहाँ घटित हो रही थी, हो सकता है इसके परिप्रेक्ष्य में पंजाब में हो जाती, बंगाल में हो जाती, दिल्ली में हो जाती। तो इसलिए गांधी जी असहयोग मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है वापस ले लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा नेक्स्ट
नेक्स्ट गांधी जी का जो मूव है वो आप गांधी-दास पैक्ट के रूप में देखेंगे। कब? 1924 में। जब हम लोग देखते हैं कि गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, जिसके फैसले से बहुत से भारतीय नेता नाखुश थे और इनकी आलोचना भी की जाती है। इसमें हमने चित्तरंजन दास का नाम सुना है। देखते हैं हम लोग कि चित्तरंजन दास जी भी हैं जो गांधी जी के डिसीजन से एग्री नहीं करते थे और वे भी नाखुश हो जाते थे, और उनके और गांधी जी के विचार इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा अलग अलग हो गए। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य 1924 में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है, जिसे हम लोग गांधी जी दास पैक्ट 1924 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है गांधी जी की आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको हम लोग जानेंगे, टाइमलाइन है 1930 से 1934। यह आंदोलन जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। यह 1930 से लेकर 34 तक चला था, परंतु कुछ कारणों की वजह से जो है यह आंदोलन बीच में एक समय ऐसा था जब रुक गया था, स्थगित हो गया था। तो इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 34 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला। पहले हम लोग 1930 से 31 तक देखेंगे, फिर दूसरा 1932-34 तक चला था। तो 30 में जो है गांधी जी उस समय भारत में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्र की मांग जो है रखे थे, जिसमें है भारतीय को कैद से छुड़ाना, सेना का बजट कम करना आदि था। तो हम लोग देखेंगे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जिसका टाइमलाइन 1930 से 34 तक रहा है, इसको 2 भागों में गांधी जी का आंदोलन ये चला। 1930-31 में चला, फिर बीच में स्थगित हो जाता है और फिर 32 से लेकर 34 तक चलता है। 30-31 में गांधी जी जो ब्रिटिश वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, उसके समक्ष 11 सूत्री मांग जो है अपना प्रस्तुत किए थे, जिसमें कहे थे कि सेना का बजट, भारत में सेना का बजट कम करो। फिर कहे थे कि जो भारतीय राजनेता हैं जो कैद में हैं उन्हें छोड़ दो। ठीक है, इम्पोर्टेंट 2 ही हैं, बाकी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर नेक्स्ट मूव हम लोग देखेंगे गांधी जी का क्या होता है, दांडी मार्च। दांडी मार्च कब से कब तक हम लोग देखेंगे, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक की जर्नी हम लोग गांधी जी का देखेंगे। जब लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी का 11 सूत्री का जो मांग था, इस पे कोई कदम नहीं उठाया गया, इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। तो जब 11 जो मांगे गांधी जी ने रखा था वायसराय इरविन के सामने, जिस पे इरविन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जो है मध्य रास्ता जो है नहीं अपनाता है, तो आप देखिएगा कि इससे परिप्रेक्ष्य में गांधी जी दांडी मार्च यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो गांधी जी का हर एक जो है घटना के पीछे ब्रिटिशर्स का एक उत्तरदायी घटना आपको दिखेगा, जिसके द्वारा गांधी जी एक स्टेप आगे चलते हैं। तो ठीक है, देखेंगे दांडी मार्च जो है, दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया, क्योंकि उस टाइम नमक टैक्स भी था, और इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा के दौरान गांधी जी का अगला मूवमेंट क्या था। दांडी मार्च इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा है, तो क्वेश्चन कुछ आगे पीछे अदल बदल के पूछ लेता है। दांडी मार्च कौन से आंदोलन से जुड़ा है, या सविनय अवज्ञा के दौरान गांधी जी का नेक्स्ट मूव क्या था, ये भी पूछता है। तो यह दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। ठीक है, गांधी जी जो है दांडी मार्च के अनुरूप आप लोग देखेंगे कि ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चले थे और इस आंदोलन को वहां तक चलाया गया था, जिसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल
78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील थी। तो वनडे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने सहयोगी भाग लिए थे। कितने? 78, 78 सहयोगी। कुल कितने किलोमीटर मील की जो है डिस्टेंस इन्होंने तय करा था? 241 मील की। शुरुआत में गांधी जी के साथ सिर्फ यह 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, लेकिन दांडी पहुंचते पहुंचते लोगों का जत्था इसमें शामिल हो गया। लाखों लोग जो है आंदोलन से जुड़ते गए। गांधी जी दांडी पहुंच करके नमक उठा करके नमक कर कानून का विरोध करते हैं और यह दांडी मार्च में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। उस दिन अर्थात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत होती है और आंदोलन में महिलाओं द्वारा सबसे ज़्यादा भाग लिया जाता है। पहली बार महिलाओं का भाग लेना देखिएगा आप, सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ के महिलाएं भाग लेती हैं। फिर हम लोग देखेंगे गांधी जब ये नमक कर के विरोध में दांडी मार्च होता है तो अब इरविन के कान खड़े होते हैं और फिर से गांधी इरविन पैक्ट अब सामने आएगा और देखिए किस रूप में सामने आता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को परेशानी होती है और उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और यह समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जानेंगे। गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 तक चला है। तो 1930 से 32 के दरमियान आप देखिएगा कि अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारतीयों को भी ब्रिटेन में बुलाया गया था। तो 1930 से 32 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलन में अपनी अपनी बात उनके समक्ष रख सके, जिसे गोलमेज सम्मेलन का नाम दिया जाता है। क्योंकि क्या था, इसमें एक गोलमेज के चारों ओर लोग बैठते थे और अपनी अपनी बातें और मांग रखते थे। इस क्रम में आप लोग देखेंगे कि 30 से 32 तक अंग्रेज 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में कराए थे, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन होता था। तो गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें भारतीय विभिन्न दलों के लीडर को या दल में अपना जो वर्चस्व रखते थे, अपने विचारधारा से लोगों को प्रभावित करते थे, वैसे प्रोमिनेंट लीडर को ब्रिटेन में बुलाया जाता था और उनसे उनकी मांगे उनके बारे में कि क्या चाहते हैं पूछा जाता था। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है वो आपको ब्रिटेन में होता है। तो हम लोग जानेंगे 1930, 31 और 32 का जो है गोलमेज सम्मेलन, इसके बारे में देखते हैं और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से हम लोग इसको करेंगे। तो पहला जो है गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है, जिसमें भारत के विभिन्न प्रतिनिधि जो है भाग लेने के लिए पहुंचते, लेकिन इस समय गांधी जी और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यस्त था, इसलिए गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछता है कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं लिए थे। तो भारत के बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर गए हुए थे लेकिन गांधी जी भाग नहीं लिए थे, क्योंकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत में फंसे हुए थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। जैसा कि हम लोग जाने कि 31 में इरविन और गांधी जी के मध्य जो है समझौता होता है, इसलिए गांधी जी इसके तहत दूसरे जो है सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के मांगों को अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। जो गांधी जी मांगे थे बस ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिला, बस सुने, और ब्रिटेन की आदत थी सुनता था बस, ये इसलिए कि सुन लिए, अब इस आशा में कि हाँ ठीक है रिप्लाई आएगा, बस कोई रिएक्शन नहीं मिलता था। आप खुश रहो, हमने कह दिया, रिप्लाई तो आ ही जाएगा, इस प्रवृत्ति के थे। जिसके बाद गांधी जी भारत आकर के फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं और इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में हुआ था। इस परिस्थिति से यह
आंदोलन 2 चरण में हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि या फिर बनता रहा है कि सविनय अवज्ञा 2 चरण में क्यों हुआ। तो पहला चरण तो 1930-31 देखेंगे हम लोग, जब हम लोग देखें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 का स्टार्ट कर चुके हैं गांधी जी, इसलिए भाग नहीं लेते हैं। द्वितीय में जाते हैं क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट होता है, वहाँ पे कुछ बातें होती हैं, फिर विचारों को रखने के लिए गांधी जी जाते हैं ब्रिटेन में, और यहाँ पे भी कुछ उनके कहने का कुछ जो रिएक्शन ब्रिटेन की तरफ से नहीं आता है, तो फिर से वो सविनय अवज्ञा की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। जो पृष्ठभूमि तैयार थी फिर से उस पर चल देते हैं, तो बीच में गैप आता है और फिर आप देखिएगा कि फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन तैयार हो गया है। अब हम लोग देखेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। इस सम्मेलन में विभिन्न प्रतिनिधि जो है भारत के भाग लेने पहुंचे, लेकिन गांधी जी और कांग्रेस की मांगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में न पूरे होने के कारण फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के दौरान भाग नहीं लेते हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछते हैं, सारे स्टेट पीसेस में भर के पूछते हैं ये क्वेश्चन कि कौन से आंदोलन जिसमें गांधी जी भाग लिए। तो सिर्फ एक में लिए थे, सेकेंड गोलमेज आंदोलन। फर्स्ट और तृतीय में क्यों नहीं लिए थे? क्योंकि गांधी जी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि गांधी जी सिर्फ और सिर्फ एक ही आंदोलन में भाग लिए थे, वो है 1931 का दूसरा। पहला और तीसरा में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, इस प्रकार कांग्रेस सिर्फ दूसरे गोलमेज जो सम्मेलन है उसी में भाग लेता है, जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी करते हैं। परंतु भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और दलितों का नेतृत्व किए हैं। तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट कर करके पूछा है कि कौन से भारतीय नेता हैं जो तीनों सम्मेलनों में, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर जी तीनों जो है राउंड में, तीनों प्रथम में गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय तीनों में भाग लेते हैं, एकमात्र भारतीय लीडर। इस गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, राम से मैकडोनाल्ड। ये तो आपको याद ही रहेगा, मैकडी का बर्गर खा खा करके तो बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूना पैक्ट 1932। ठीक है, तो पूना पैक्ट देखते हैं। पूना पैक्ट जो है, जब ब्रिटेन में 1932 में 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी जो थे, उनके द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी गई थी। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी गई थी, और क्वेश्चन बार बार आया है, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग किसने रखी? भीमराव अंबेडकर जी। कब रखी? 1932 में। कहाँ रखी? तृतीय गोलमेज सम्मेलन में रखी। ठीक है, इस फैक्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस मांग को अंग्रेजों द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया था। तब दलितों के लिए 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है इसकी घोषणा की गई थी। कितनी? 71, 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई थी। और अंग्रेजों द्वारा यह फैसला भारतीय हिंदू समाज का तोड़ने और भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए किया गया था। जानबूझकर भारतीय समाज को तोड़ने का जो है ये निर्णय अंग्रेजों के मन में आ गया था कि ये अगर एकजुट रहेंगे तो फिर से विद्रोह करेंगे, इसलिए इनके एक तबके को ये राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि से अलग कर दो, इनको दे दो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दो, इनकी मांगे मांग लो। तो 71 निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है इन्हें, आप देखेंगे इस क्रम में। और देखिएगा कि इससे क्या होता है कि भारतीय जो वर्ग है, एक वर्ग जिन्हें यहाँ पे दलित वर्ग से संबोधित किया गया है, ये चूंकि इनकी मांगे मिल जाती है, तो ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन होता क्या है कि इस घोषणा को सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड के नाम से संबोधित किया जाता है। तो क्वेश्चन बार बार पूछा है कि सांप्रदायिक पंचायत का मतलब क्या है?
या कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है? तो अंग्रेजों द्वारा जो है जाति विशेष के आधार पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध कराना जो है, ये कम्युनल अवार्ड के नाम से इसे जाना गया है या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना गया है। गांधी जी जो है इस फैसले के विरोध करते हैं और विरोध में अनशन करने का निर्णय लेते हैं। गांधी जी के इस अनशन के कारण और बहुत सोच विचार के बाद भीमराव अंबेडकर और गांधी जी में एक बैठक होती है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी जो हैं इस जो अंग्रेज हैं इसकी इस नीति से प्रभावित होते हैं और उन्हें लगता है कि ये समाज को तोड़ने का काम चल रहा है। इसलिए गांधी जी और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनमें बार बार बातचीत होता है और आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है पूना पैक्ट के माध्यम से सामने आता है। तो पूना पैक्ट किसके किस बीच होता है? भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी, चित्तरंजन दास और गांधी जी के द्वारा भी एक पैक्ट होता है। आप देखिएगा पीछे असहयोग आंदोलन के बाद होता है और यहाँ देखिएगा आप कि सविनय अवज्ञा के बाद पूना पैक्ट आता है। ठीक है, यह पूना पैक्ट जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच कब होता है? 24 सितंबर 1932 को। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच होता है। पूना पैक्ट 1932 में होता है। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना पैक्ट में गांधी जी द्वारा जो है दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने का जो है फैसला लिया जाता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रांतीय जो चुनाव क्षेत्र हैं उसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर 71 से जो है 148 कर दिया गया, लेकिन पृथक जो निर्वाचन का क्षेत्र है वो खत्म कर दिया गया। गांधी जी जो हैं इस पूना पैक्ट में क्या कहते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र नहीं हटाएंगे, सीट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि 71 सीट से बढ़ाकर 148 सीट कर दिया गया है, लेकिन निर्वाचन का जो एरिया था, क्षेत्र है, वो जो ब्रिटिशर्स द्वारा भीमराव अंबेडकर जी जब मांगे थे तो अप्रूव किया गया था, तो उसको खत्म कर दिया जाता है, जिससे दलित जो है चुनाव में जिसमें दलितों का चुनाव सिर्फ दलित ही कर सकते थे। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना के क्षेत्र यरवदा सेंट्रल जेल में होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सा पैक्ट जेल में हुआ था? पूना पैक्ट यरवदा जेल में। नेक्स्ट गांधी जी का मूवमेंट 32 के बाद हम लोग देखेंगे 40 व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना है, तो मैं बताती हूँ अभी कि कैसे बनता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और पूना पैक्ट जैसे आंदोलन के कुछ समय तक जो है कुछ समय तक गांधी जी जो हैं विराम की स्थिति में जाते हैं और ये विराम वे रचनात्मक कार्य में लगाते हैं, जिसके उपरांत आप लोग देखिएगा खादी का बहुत ही जोर शोर से प्रचार होता है। हस्तशिल्प उद्योग में गांधी जी का बुनना काटना जो है वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो रचनात्मक कार्य में गांधी जी लिप्त होते हैं, इसलिए 1932 से लेकर 39 तक जो है एक गैप देखने को मिलेगा। इस समय गांधी जी कहाँ चले गए हैं? एक रचनात्मक कार्य के लिए। गांधी जी जो है रचनात्मक कार्य में चले जाते हैं। 1940 में फिर से गांधी जी आते हैं और उनकी एक रणनीति के तहत व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है चलाया गांधी जी के द्वारा जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहले व्यक्ति विनोबा भावे जी जो हैं भाग लिए थे। तो क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि जब हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह पढ़ते हैं तो विनोबा जो भावे जी हैं उनको ज़्यादा याद रखते हैं। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध किससे है, और चूंकि याद रहता है विनोबा भावे जी जो प्रथम सत्याग्रही थे, लेकिन ध्यान पे रहता नहीं है लोगों को, तो मारकर उन पे टिक मार के लोग चले आते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले गांधी जी हैं और प्रथम सत्याग्रही जो हैं वो विनोबा भावे जी हैं।
दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और तीसरे नंबर पे जो आते हैं सत्याग्रही वो ब्रह्मदत्त बने थे। इस सत्याग्रह को पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था और इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से संबोधित किया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े कुछ सवाल बार बार पूछते हैं। दिल्ली चलो का जो है संबंध किससे है? व्यक्तिगत सत्याग्रह से। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है उनके दौरान जो है प्रथम सत्याग्रही कौन है? पहले विनोबा भावे जी, सेकंड जवाहरलाल नेहरू जी हैं। सेकंड भी पूछ सकता है, फर्स्ट पूछता है तो सेकंड भी पूछेगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत बड़े हस्ती हैं। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त हैं। ठीक है, इसे कहाँ से शुरू किया गया था? 1940 में पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। 40 के बाद हम लोग देखेंगे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। अब जो गांधी जी की नीतियां हैं वो सविनय अवज्ञा सहयोग आंदोलन से हटके अब आते हैं कि बहुत हो लिया, कहना सुनना, अब तुम यहाँ से जाओ। अब जो है इनकी रणनीति बदल जाती है और आता है अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, अब स्टार्ट होता है गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन। कब? 1942 में। तो देखेंगे हम लोग कि 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और अंग्रेज जो है पूरी कोशिश करते हैं कि भारतीय जैसे फर्स्ट विश्व युद्ध में हमारी मदद किए थे, सेकंड में भी उसी तरह बढ़ चढ़ कर मदद करें। तो फर्स्ट विश्व युद्ध के परिणति जब रॉलेट एक्ट आता है तो गांधी जी की आंखें खुल जाती हैं और इसमें गांधी जी मौन रहते हैं। दूसरी विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए फिर से भारतीयों को भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भारत हैं जो भारतीयों को अंग्रेजों के विश्व युद्ध मदद में प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसा कि धोखा पहले में मिल गया था पहले विश्व युद्ध में, तो इसके बारे जैसे पहले विश्व युद्ध में हम लोग देख लिए थे वैसा धोखा इस बार भारतीय नहीं खा सकते। और यही बात थी कि भारतीय इस बार समझ गए थे कि भारत के लोग पूरी तरह से अंग्रेजों से दूसरी विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध की परिणति में भारतीय जान गए थे कि अंग्रेजों की मदद करने से कोई फायदा नहीं, अगर हम लोग मदद किए तो फिर इनका जो है ये ज़्यादा रहेंगे। और इससे भारतीयों में एक जागृति की भावना आई थी कि अब नो कहा सुनी, नो मांगे, नो सविनय, नो असहयोग, अब तुम जाओ हम अपना देख लेंगे। तो इस परिणति में आप भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं। क्योंकि ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में बिजी था, इसलिए अभी आसानी से अब भारत छोड़ने के लिए इनको विवश किया जा सकता था। इस क्रम में देखिएगा कि ब्रिटेन से जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्योंकि क्रिप्स मिशन भी भारत आता है और भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहता है। वो अब भारतीय अपने हित और ज्ञान के प्रति अच्छे से सजग हो गए थे, जान गए थे। और क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था, यह दिवालिया हो चुका बैंक का चेक है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन गांधी जी के स्टेटमेंट से आता है, तो पूछता है कि गांधी जी ने किसके बारे में कहा था कि दिवालिया हुआ बैंक का चेक है? तो किसके बारे में कहा था? क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था। क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत किया जो भारत की अंतिम और सबसे बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई में से एक बन गया था। यह आंदोलन गांधी जी का 1942 का अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसे इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कब की गई थी इसके? 8 अगस्त को इस आंदोलन की जो है शुरुआत 8 अगस्त 1942 को 1942 को कांग्रेस की बम्बई अधिवेशन में किया गया था। इसके बाद अंग्रेज जो थे उसके द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछता है, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन में चलाया गया था? असहयोग आंदोलन में। क्यों? क्योंकि जितने भी मेन लीडर थे सबको अरेस्ट कर करके जेल में डाल दिया गया था। फिर भी आंदोलन का रुख नहीं बदला, लोग जुड़ते गए और नए नए नेता इसमें आगे आते गए। लोकल लीडर भी बढ़ चढ़ कर भाग देते हैं, महिलाएं भी आगे आती हैं।
तो इसके तहत जो है गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस। क्वेश्चन बार बार पूछा है, गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? कहाँ पे? आगा खां पैलेस में। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की गई थी कि यह जो आंदोलन है इसे दबा दिया जाए, लेकिन आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेता अलग अलग क्षेत्र से इस आंदोलन को जारी रखते हैं। इसके साथ लोगों की भी जन भागीदारी खूब रही थी। यह आंदोलन भारत के सबसे अंतिम और सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक थी। इस प्रकार गांधी जी का भारत स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और बाद में हम सब जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की चंगुल से मुक्त होकर स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है। और हम लोग देखेंगे कि इस आज़ादी में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन भारत का एक अंग जो है हम लोग खो देते हैं, जो पाकिस्तान के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो इस क्रम में हम लोग देखते हैं कि एक नया राष्ट्र का निर्माण होता है पाकिस्तान, और गांधी जी के सारे जो मेन कार्य हैं वो हम लोग जान गए। गांधी जी से फैक्ट बेस पे इतना क्वेश्चंस बनता है और हम लोग हर क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं, इतना जानकारी अब हमारे पास इकट्ठा हो गया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाइए, और हमारा जो संस्थान नोटबुक IAS है वो UPSC से लेके सारे स्टेट PSC, RO, सचिवालय सहायक सारे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए जाते हैं। हमारे यहाँ जो है अच्छे फैकल्टी के द्वारा टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो सही मार्गदर्शन में आपको सही राय दिया जाता है। तो आप मिनिमम शुल्क में आप हमारे ऐप के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में हमारे संस्थान में आकर के आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो आप लोग जुड़िए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए, क्योंकि आप चाहे पढ़ाई कितना भी कर लें, बिना टेस्ट के आप अपनी रणनीति को नहीं जान पाएंगे कि हमने कितना पढ़ा और कितना हमारा आउटकम निकल रहा है। तो इस क्रम में जो है नोटबुक IAS का प्रयास अथक रहा है। तो आप लोग जुड़िए हमारे संस्थान से, और इस क्लास का PDF जो है हमारा टेलीग्राम चैनल नोटबुक IAS पर अवेलेबल कराया जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग गांधी जी के बारे में जाने, और इसके बाद हम लोग जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन रहे और कुछ चीज़ें जैसे जो भारत के फेमस पर्सनालिटी रहे उनके बारे में भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सबको कवर करते हुए मॉडर्न इंडिया ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिए, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब सारा मेहनत कीजिए ताकि जल्द से जल्द सफल बन सके। थैंक यू, बाय बाय, जय माता दी।